वेलकम टू सीजन एंड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। माय नेम इज सक्षम हांडा। आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे जिसमें दो तीन टॉपिक्स मिक्स होकर आएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ 3x3। कितने नंबर ऑफ मैट्रिसेस होंगे 3x3 सच दैट each entry is 0 और 2। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए। क्यों? इसको पहले तो वीडियो को पॉज करो, इसको 2 बार पढ़ो, जो आपको समझ आ रहा है उसको पहले एक पेपर के ऊपर विजुअलाइज करो, कैसे कैसे आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। 1 2 3। आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब इसको देखना कैसे है, हमें एक टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस निकालने हैं। नंबर ऑफ मैट्रिसेस कौन से 3x3 के कितने ऐसे मैट्रिसेस पॉसिबल है सच दैट कि उसकी हर एक एंट्री मतलब हर एक एलिमेंट में मैं सिर्फ 0 रख सकता हूं या मैं सिर्फ 2 रख सकता हूं, या मैं सिर्फ 0 रखूंगा या मैं सिर्फ 2 रख सकता हूं। तो अब इसको देखिए कैसे। पहले तो हम उस मैट्रिक्स को ए मान लेते हैं। मुझे पता है 3x3 है, तो इस पे बस कितने एलिमेंट्स होंगे? 9 एलिमेंट्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेरा मैट्रिक्स कब बनेगा? इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा? इसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। उससे भी पहले हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की डिटेल में जाएंगे। मेरा मैट्रिक्स कब पूरा होगा? जब मेरा हर एलिमेंट फिल्ड हो जाएगा, मेरा एक मैट्रिक्स पूरा हो जाएगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक कॉन्सेप्ट कहता है जब तक आपका एक काम पूरा नहीं हो जाता, अगर आपका एक काम छोटे छोटे स्टेप्स इन्वॉल्व कर रहा है, तो जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाता उन स्टेप्स को आप मल्टीप्लाई करते रहो। हमारा यहां पर काम कब पूरा होगा? जब हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा। एक मैट्रिक्स कब बनेगा? जब मेरे 9 के 9 एलिमेंट्स फिल हो जाएंगे। इस प्लेस को फिल करने के मेरे पास कितने वेज हैं? सिंपल भाषा में वो कह रहा है आप एक प्लेस को सिर्फ 2 तरीके से भर सकते हो, या तो वहां 0 रख दो या वहां 2 नंबर रख दो। तो मेरे पास दो ऑप्शंस है इस जगह को भरने की, या 0 रखूंगा या 2 रखूंगा। तो मेरे पास इस जगह को भरने की 2 ऑप्शंस है। ये 2 नंबर को मत समझ लेना, यहाँ पे 2 ऑप्शंस है। सिमिलरली इस पोजीशन को भरने के कितने वेज है? अब ये मत सोचना कि यहां पर तो 2 वेज है, यहां पे 1 वे हो जाएगा। नहीं, एलिमेंट्स रिपीट कर सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर, हमें ये पता है। अगर मान लो आप में क्या कंफ्यूजन होगी, अगर मान लो यहाँ 0 चला गया तो यहाँ पे तो एक ही वे बचा ना? नहीं, यहाँ पर भी 2 ही वेज होंगे, क्योंकि एलिमेंट्स रिपीट कर सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर। तो यहाँ भी 2 वेज होंगे इसको फिल करने के, या तो 0 आएगा यहाँ या 2 आएगा। सिमिलरली यहाँ भी 2 वेज होंगे, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 वेज होंगे, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो हर एक प्लेस को फिल करने के हमारे पास 2 वेज है। अब टोटल मेरे पास कितने मैट्रिसेस पॉसिबल होंगे ऐसे? मेरा काम कब पूरा होगा? जब मेरे पास एक मैट्रिक्स बनेगा। मेरा मैट्रिक्स कब बन रहा है? जब मेरे पास 9 के 9 एलिमेंट्स पूरे हो जाएंगे। मेरे पास 9 छोटे स्टेप्स हैं और हर स्टेप को करने के 2 वेज हैं। मेरे पास 9 स्टेप्स हैं और हर स्टेप को करने के 2 वेज हैं। तो मेरा काम कब पूरा होगा? जब मैं इन छोटे छोटे स्टेप्स को मल्टीप्लाई करता रहूंगा एंड तक, तब मेरा जाके काम पूरा होगा और वो मेरा आंसर होगा। तो मेरे पास कितने ऐसे पॉसिबल होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9 टाइम्स तक। 1 2 3 4 5 6 7 9। तो 2 की पावर 9, 512 इज माय आंसर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आपको क्या हो सकती है कि हमने यहाँ प्लस क्यों नहीं लगाया, मल्टीप्लाई ही क्यों किया? उसका रीजन मैंने आपको ऊपर दिया है। क्यों हम मल्टीप्लाई तब लगाते हैं जब हमारा काम पूरा नहीं होता। हमारा एक काम जब पूरा होने को छोटे छोटे स्टेप्स लगते हैं। मेरा काम कब पूरा होगा? जब मेरा एक मैट्रिक्स बनेगा। मैट्रिक्स कब बनेगा? जब हर एक एलिमेंट को मैं फिल कर दूंगा। इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई लगाया। प्लस मैं क्यों लगाता? प्लस मैं तब लगाता, प्लस हम केसेस के लिए लगाते हैं कि मेरा काम पूरा हो गया, अब अगला वे बताओ काम कर लेगा, अब अगला वे बताओ काम कर लेगा। प्लस हम तब लगाते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसको दोबारा से रिमाइंड करके देखना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। इसका आंसर 512 है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
एनसीईआरटी की मेरे ख्याल से फर्स्ट या सेकंड एक्सरसाइज में ये है ये। सो इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि जरूरी नहीं पेपर में सेम आ जाए। मान लो यहाँ पे 5 और 7 कर दे, नंबर तो कोई भी हो सकते हैं, हमें क्या लेना देना है। अब मान लो वहां पे 3 नंबर्स दे दे आपको, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्या यूज हो रहा है। आपको ये क्वेश्चन एज अ होल आंसर नहीं लर्न करना, हमने हमने कॉन्सेप्ट को देखना क्या लग रहा है। अब नेक्स्ट बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वो डिफिकल्ट नहीं है, वो थोड़ा सा ट्रिकी है। आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर 6 8 3 बीटा स्क्वायर 9 4 5 गामा स्क्वायर, और आपको बी मैट्रिक्स भी दिया हुआ है एक 2 अल्फा 3 माइनस 5 2 2 बीटा 6 एंड 1 4 2 गामा माइनस 3। सिंपल। आपको कंडीशन ये दी है कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बी। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बी। आपको फाइंड करनी है वैल्यू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा। अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। आओ, पहली कंडीशन क्या है, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी। ट्रेस का हमें मतलब पता है क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो सम कर दो इसका, ट्रेस ऑफ ए, ये ए मैट्रिक्स ट्रेस कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, डायगोनल एलिमेंट्स का सम कर दिया, इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी। अब इसके आगे ट्रिक वाला स्टेप है। अब यहाँ पे कुछ अजीब सा मुझे जो लग रहा था वो है -3। अगर मैं -3 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊं, अब बेसिकली देखो यहां पर, तो अगर आपको सिंपल क्वेश्चन होता कि अल्फा बीटा और गामा की ना वैल्यूज निकालो, तो मैं आपको ना एक अप्रोच बताता हूं। अगर आपको तो पता होता कि अल्फा बीटा गामा की मान लो वैल्यूज होती, ये एक्सप्रेशन ना होता, क्वेश्चन में सिंपल होता अल्फा निकालो, बीटा निकालो, गामा निकालो। तो हमने तो भाई स्मार्ट प्ले करना था, हमने तो इन सब में पढ़ना ही था, हम वैल्यूज उठा के डाल के देख लेते। ऑप्शन में होती मान लो 1 1 0 या 1 1 1, तो इसमें डाल के देखो, वो सेटिस्फाई होती तो वो आंसर होता। पर अब ऐसा नहीं है, ये भी एक अप्रोच होती है, पर अब उसने भी स्मार्टली खेला, उसने एक्सप्रेशन की वैल्यू बता रहा है। तो अब हमें कुछ सिंप्लीफिकेशंस करनी पड़ेगी, हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके लिए हमें थोड़ा स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा। अब एक तरफ डिग्री 2 वाली टर्म है, एक तरफ डिग्री वाली 1 वाली टर्म है। अब मैं क्या करूं, अब जब भी ऐसी कोई कंडीशन आती है ना, तो होल स्क्वायर कंप्लीट करने की ट्राई किया करो। होल स्क्वायर जब कंप्लीट होते हैं तो डायरेक्टली वैल्यूज निकल जाती हैं। कैसे देखो, अब जब मैं -3 को इधर लेके जाऊंगा, अब मुझे पता है इधर 3 टर्म्स है, इधर 3 टर्म्स है और इधर 3 पड़ा हुआ है, तो मैं उधर जब जाएगा ये, तो उधर जाके +3 हो जाएगा। तो मैं इसको भी 1 दे दूं, इसको भी 1 दे दूं, इसको भी 1 दे दूं, देखो क्या बना, अल्फा स्क्वायर 1 प्लस 1 बीटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस गामा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा। अब यहाँ पे और देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे भी अल्फा, यहाँ पे बीटा। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, ध्यान से देखना फॉर्म क्या हो रहा है, फॉर्म देखना बस क्या हो रहा है, और ये मैं इधर इसके पास ले जाऊं, अल्फा वाला को अल्फा के पास ले जाओ, क्या बना ये, अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा स्क्वायर -2 बीटा प्लस 1 प्लस गामा स्क्वायर -2 गामा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दिखने में आपको भी थोड़ा लग रहा होगा, पर जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, ये आपको दिखने में पता लग जाएगा कि अरे यार ये तो 3 को इधर लेके जाऊंगा तो होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ध्यान से इसको पढ़ो, ये किसकी आइडेंटिटी है, ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या ये अल्फा -1 का होल स्क्वायर नहीं है? सिमिलरली ये बीटा -1 का होल स्क्वायर नहीं है? क्या ये गामा -1 का होल स्क्वायर नहीं है? यहां तक समझ आया? बहुत सिंपल था, थोड़ा ट्रिकी है, डिफिकल्ट नहीं है। ट्रिकी और डिफिकल्ट में फर्क होता है, ये सिंपल है। अब 3 होल स्क्वायर का जब सम 0 है,
तो ये कब पॉसिबल होता है? जब ये तीनों इंडिविजुअल होल स्क्वायर्स इक्वल टू जीरो। अब मेरी बात सुनो, होल स्क्वायर ऐसा तो है नहीं कि इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसकी वैल्यू जीरो आएगी। ये कंडीशन होती है, कभी भी अगर होल स्क्वायर्स ऐड होके जीरो दे रहे हैं ना, इसका यही मतलब होता है कि हर एक होल स्क्वायर की वैल्यू जीरो है। क्यों? क्योंकि मिनिमम वैल्यू एक होल स्क्वायर की जीरो ही होती है, नेगेटिव तो हो नहीं सकती, क्योंकि स्क्वायर के कारण वो पॉजिटिव ही रहेगी हमेशा। तो वो जीरो होती है मिनिमम वैल्यू ऑफ होल स्क्वायर। तो सम ऑफ थ्री होल स्क्वायर जीरो है, मतलब इंडिविजुअल हर एक होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो है। तो जब अल्फा माइनस होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो करूंगा, तो यहां से मेरे पास अल्फा की वैल्यू वन आ जाएगी, और बीटा की वैल्यू भी वन आ गई, गामा की वैल्यू भी वन आ गई। तो अल्फा बीटा गामा वन 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 आ गया, यहां डाल दो, आपका सही आंसर आ गया। सिंपल सा है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। इसको दोबारा देखो, ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो मैट्रिसेस में डिस्कस होता है, जिसका नाम है ट्रांसपोज़ मैट्रिक्स। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे। ट्रांसपोज का बेसिकली मतलब क्या होता है? उल्टा कर देना, रिवर्स कर दो। अगर मान लो आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको पहली बार डिनोट कैसे करते हैं? मान लो एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ऐसे डिनोट किया जाता है, ए की पावर टी। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? ए का ट्रांसपोज और ए डैश। ये दोनों रिप्रेजेंटेशन होती है ट्रांसपोज की। अगर आपको एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, 2 3 0 4 5 1, ऐसे, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 1 2 3, 3 रोज 2 कॉलम्स। 3 रोज है 1 2 3, 1 2 2 कॉलम्स। ए का ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा? जो नंबर ऑफ रोज है वो नंबर ऑफ कॉलम्स इंटरचेंज हो जाते हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इंटरचेंज हो जाते हैं। जो इसमें रो है वो कॉलम बन जाएंगे, जो इसमें कॉलम है वो रो बन जाएंगे। अब इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है। अब हमारा जो ट्रांसपोज जब हम लेंगे उसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3, मतलब अब हमारा मैट्रिक्स जो होगा वो ऐसा हो जाएगा 2 क्रॉस 3। अब इसमें जो हमारा कॉलम है वो रो बन जाएगा, और कॉलम को रो बना दो, और वो देखो कॉलम अपने आप ही रो बन गया होगा, कॉलम अपने आप ही रो बन गया होगा, और जो रो है वो अपने आप कॉलम बन गया होगा। रो थी वो कॉलम बन गया, रो थी वो कॉलम बन गया। तो ये बेसिकली इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम होता है, और कुछ भी नहीं है। ट्रांसपोज क्या होता है? इंटरचेंज रो एंड कॉलम, बस सिंपल। इंटरचेंज रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम। अब जैसे मान लो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1 0 3 2 0 5 3 1 7। अब ए मेरे पास लिया, मैं आपको बोलूं ए ट्रांसपोज निकालो, पॉज करो और करो खुद। अब इसका ऑर्डर तो 3 क्रॉस 3 है, तो ट्रांसपोज का ऑर्डर भी क्या होगा? 3 क्रॉस 3, सिंपल। अब इसका जो कॉलम है वो रो बन जाना है, इसका जो रो था ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, इसका जो कॉलम है वो रो बन जाएगा, इसका जो कॉलम है वो रो बन जाएगा 0 0 1 3 5 7। इसका जो कॉलम था वो रो बन गया, इसका जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। देख लो आपके सामने, ट्रांसपोज का यही मतलब होता है। अब ट्रांसपोज की जब हम बात करते हैं, ये वैसे एक ऑब्जर्वेशन ही है कि फर्स्ट एलिमेंट जो होता है ना वो एज इट इज रहता है, फर्स्ट एलिमेंट वो एज इट इज रहता है। ऑब्जर्वेशन है, वैसे इसका कोई यूज नहीं होगा, वैसे ही है बस। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है।
शायद सीबीएसई में इतना ना पूछा जाए, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी आती हैं चीजें। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमारे पास कुछ 5 से 6 तरह के मैट्रिसेस होते हैं, आप उन्हें देख लेते हैं। और वो कहानी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ही है। जैसे हमारे पास फर्स्ट तरह का मैट्रिक्स आता है आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इसकी पहले एक मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है कि आप मैट्रिक्स की ना कोई भी पावर कर दो, अगर वो वापस आपको वही मैट्रिक्स दे रहा है ना, तो उसको हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। और प्रोवाइडेड n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अरे यार ये क्या लिख दिया यार, आपको मैं बेसिकली एक बात बताता हूँ। आइडेम्पोटेंट की जो बेसिकली डेफिनेशन होती है ना, कि आपको अगर मान लो एक मैट्रिक्स दिया हुआ ए, अगर आप उसका स्क्वायर करते हो और वो वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है, ए स्क्वायर का मतलब ये नहीं हर एलिमेंट को उठा के स्क्वायर कर दो। ए स्क्वायर का मतलब है ए डॉट ए को ए से मल्टीप्लाई करो। अगर आपको वापस ए मिल रहा है तो ये बेसिकली डेफिनेशन होती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की। इसके हम क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे कैसे होता है। बेसिकली आपको भी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ये कॉमनली यूज्ड डेफिनेशन है। सेकंड पे हम बात करेंगे इनवॉल्यूटरी। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कौन सा होता है? वो मैट्रिक्स, मान लो आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लो आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, आपने उसका स्क्वायर किया, आपने उसका स्क्वायर किया और आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। आपके पास एक मैट्रिक्स है, आपने उसका स्क्वायर किया, मतलब आपने ए डॉट ए निकाला, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तो वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होता है। ये भी बहुत जगह डेफिनेशन आती है सीधी, वहां पे आएगा आपको ना एक मैट्रिक्स दे दिया जाएगा 3x3 का, आपको ऑप्शन में लिखा होगा ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, तो इनके लिए आपको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो अगर ए स्क्वायर की वैल्यू ए आ गई तो आप आइडेम्पोटेंट पे टिक कर दोगे, आई आ गई तो इनवॉल्यूटरी पे टिक कर दोगे। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब ये सब्जेक्टिव टॉपिक्स का पार्ट नहीं है ये, इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। थर्ड हमारे पास है आइडेम्पोटेंट हो गया, इनवॉल्यूटरी हो गया, पीरियोडिक। पीरियोडिक मैट्रिक्स कौन से होते हैं? पीरियोडिक का बेसिकली मतलब क्या होता है, जैसे हम पीरियोडिक फंक्शंस करते हैं वैसे ही पीरियोडिक मैट्रिसेस भी होते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, जो बार बार रिपीट होते रहते हैं उनको हम बोलते हैं पीरियोडिक मैट्रिसेस। कैसे? a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू ए। मान लो आपने ना मैट्रिक्स की कोई पावर कर दी और वो a आ गई, मान लो मैंने किया a की पावर 6 इज इक्वल टू a आ गया, मैं ना मल्टीप्लाई करता रहा, मैं बहुत भेज रहा था, a की पावर 6 मैंने निकाली और वो वापस मेरी a के बराबर आ गई। तो अब यहाँ पे जो k होता है, ये जो k है ये पीरियड है मैट्रिक्स का, ये k इधर जो है वो मैट्रिक्स का पीरियड है। हम डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि 6 इज पीरियड ऑफ दिस, हम बोलेंगे 5 इज पीरियड ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि एक तो खुद ही है, एक के बाद वो 5 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए k प्लस 1 की फॉर्म में लिखते हैं हम। जो k है इसको कंपेयर करो इससे, तो हमारा पीरियड जो आएगा वो 5 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? एक मैट्रिक्स इनटू उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ दैट ऑर्डर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है? एक मैट्रिक्स लो, एक मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो। अब ये देखो, अब ये स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए क्यों वैल्यूएबल है, ये सिर्फ उसके लिए स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए क्यों एप्लीकेबल है? अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इसका ऑर्डर मान लो 3x3 है, तो उसके ट्रांसपोज का भी ऑर्डर 3x3 होगा, तो इसलिए दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पर अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, मान लो A का ऑर्डर है 2x3 और A ट्रांसपोज का ऑर्डर है, तो A ट्रांसपोज होगा 3x2, पर ये तब भी एप्लीकेबल हो जाएंगे, लेकिन हमने तब की बात नहीं की।
अभी कुदरती यहाँ पे a इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल हो गए हैं, पर ये हमेशा वैल्यूएबल नहीं होगी, इसलिए हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ही बात करते हैं। a इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई जब मैं करूंगा तो ये डेफिनेशन है ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की, और इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बेस होते हैं ऑर्थोगोनल पे। यहां पर ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आते हैं वहां पर डायरेक्टली लिख देंगे कि a इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मान लो ऐसे लिख देगा 0x1 3 2 5 3 1 0, ये दिस इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। किसी को पता होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, वही तो ये डेफिनेशन लगा के x की वैल्यू निकालेगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में को पता है a इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। a इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, क्योंकि अगर ज्यादा कंटेंट हम डिस्कस करेंगे ना फिर हमारे क्वेश्चंस की जो लेवल है वो थोड़ा खराब हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। थैंक यू।